हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश आपके सामने फिर से आ चुका हूँ इस लास्ट चैप्टर का रिवीजन लेकर। ये हमारा है कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज बेसिकली नोन एज द, हम आज के वक्त में है ना नया वाला एक्ट यूज करते हैं जो है कि अभी नया नया बनाया गया है, जिसका कि नाम है 2019, जिसे हम कहते हैं कॉपरा 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 1986 को रिपील और रिप्लेस करके ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एक बार कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या फीचर्स थे। नॉर्मली हम देख लेते हैं। देखो, 1986 एक ओल्ड था, एक पुराना था, तो दादाजी को है ना थोड़ा साइड करके दादाजी के बेटे को लाया गया, तो बेटे से 2019 समझे ना। इस तरह से हम 2019 को यूज करते हैं। अब 2019 में काफी चेंजेस हुए थे, लेकिन तो जो बेसिक था 1986 का वो तो लिया गया है, जैसे कि राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में लोगों को बताना कि यू आर अ कंज्यूमर and you have the right and responsibility about the market, on the market on the behalf of yours। तो इन चीजों के बारे में बताना उनको, ये चीज हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। हम देखते हैं कि है ना अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत होता है तो उसके उसको सेफ गार्ड करना, उसे बचाना, उसके बिहाफ में है ना स्यू करना, केस करना सेलर पे। ये चीज हम देखते हैं इसमें। हम इसमें देखते हैं थ्री टायर सिस्टम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमने थ्री टायर सिस्टम के बारे में जाना कि है ना किस तरह के थ्री टायर सिस्टम होते हैं। फर्स्ट होता है इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकंड होता है स्टेट कमीशन एंड थर्ड होता है नेशनल कमीशन। काम क्या होता है इनका? इनका काम यही है कि है ना कंज्यूमर के बिहाफ पे केस करना। अगर कंज्यूमर के साथ कोई माल फंक्शनिंग हुई है, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है, तो ये सारे काम किसने दी, मतलब ये सारी है ना जो अच्छी बातें थी, जो है ना समझाने की बातें थी, सॉरी, वो है ना किसने की, वो की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के फीचर्स में आती हैं। हम अब हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जान लिया। अब जो चेंजेस है, जो नई नई चीजें आई, वो 2019 में है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज आई। वी कैन सी दैट इसमें है डिजिटल प्रोसेस, कि भाई मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ, मैंने कुछ सामान खरीदा, मेरे साथ वो गलत, ऐसे गलत सामान आ गया मेरे पास, या फिर है ना ऐसा डिफेक्टिव गुड्स आ गया जो एकदम से है ना फट गया, जिसकी वजह से कोई मतलब फिजिकली डैमेज या कुछ हुआ मेरे को, मतलब मुझे, तो उसके बेसिस पे, उस वजह से मैं है ना कंज्यूमर में डिजी ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के यूज करके ऑनलाइन है ना केस कर सकता हूँ कंपनी पर। अगर हम देखते हैं सेकंड पॉइंट में कवर ई कॉमर्स। हमें ये नहीं है कि है ना हम सिर्फ है ना जो ऑनलाइन प्लेस बैठा के एक सेलर है जो कि सामने बैठा हुआ है उसी पे कंप्लेन कर सकते हैं ना। हम तो है ना ऑनलाइन जो सामान बेचते हैं ना उन पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। दैट हाउ, कि है ना सामने वाला ऐसे है कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो इन पर भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब कि सामने वाले और हमारे बीच में हम बात का, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें बात कराता है। मैं हम कहते हैं कि भाई सेट हो जा, मान जा, हमें जो नुकसान हुआ है वो चीज़ तू कर, और इस प्रोडक्ट को अपने को बाहर निकाल, क्योंकि इससे कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी चीज़ें करके अगर वो मान जाता है तो हमें ना बिना कोर्ट में जा रहे, बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या नेशनल कोर्ट या फिर स्टेट कोर्ट में जाए उसको बात को सेट कर सकते हैं शांति से। ये हम देखते हैं मोर स्ट्रिक्ट रूल्स। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। ये कवर करता है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को, जिसने प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले को, और साथ ही साथ में डीलर डीलर एंड प्रोडक्ट सेलर को भी। ये हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ सेलर इज इरेविलेंट। हमें जरूरत नहीं है कि जहाँ पे है ना सेलर का प्लेस है, जहाँ पे है ना सेलर की दुकान लगी हुई है, सेलर का घर है, वहां पे जाके ही हम है ना केस कर सकते हैं। नहीं, हम है ना घर पे बैठे बैठे भी उस पर केस कर सकते हैं। ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लाइबिलिटी, अगर है ना जो एंडोर्समेंट करने वाला जो उसका सेलिब्रिटी है, जिसने उसके लिए ऐड किया है उस प्रोडक्ट के लिए, अगर प्रोडक्ट घटिया है, प्रोडक्ट में कोई कमी है, उसको बाद भी है ना अगर जो सेलिब्रिटी है जिसने ये जानते हुए भी है ना वो चीज़ की कुछ गलत किया, ये प्रोडक्ट के बारे में है ना दिखाया मार्केट में, तो उसको भी इसके लिए पनिश किया जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के द्वारा। इसमें देखते हैं हम इसे रेगुलेट कराने का काम कौन करता है। एक बड़ी अथॉरिटी को चलाने का काम कोई बड़ी अथॉरिटी करती है, मतलब एक रूल को चलाने का काम कोई बड़ी अथॉरिटी करती है ना, तो बड़ी अथॉरिटी हम इसमें देखते हैं रेगुलेटर कौन है, सेंट्रल, इसमें रेगुलेटर है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि है ना, ठीक है, हम ये चीज समझ गए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या फीचर्स थे, हम ये समझ गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि हम कंज्यूमर किसको कहेंगे,
हु आर द कंज्यूमर इन द मार्केट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के तो सिंपल फीचर्स है भाई, उसने सामान खरीदा, ठीक है, उसने सामान खरीदा या फिर उसने कोई सर्विस खरीदी, तो सर्विस या सामान के बदले में उसने कुछ वैल्यू भी दी, उसने कुछ अमाउंट भी दिया, तब जाके हम कहेंगे कि दिस इज द कंज्यूमर। हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है उसने अपने सामान या सर्विस को किसी और को दे दिया अपनी मर्जी से, तो अप्रूवल मिल गया ना, मतलब अप्रूवल मिल गया ना कस्टमर का। तो कस्टमर के अप्रूवल के बाद, तो अगर है ना फिर भी कोई दिक्कत हुई ना, तो भी एक तरह से वो जो अप्रूवल लेने के बाद यूज करा उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उसको भी हम कहेंगे कंज्यूमर कि यस, दे आर ऑल्सो द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ दैट सर्विस। ठीक है। अब कंज्यूमर कौन नहीं है, ठीक है, कंज्यूमर कौन है ये तो हम जान गए। अब कंज्यूमर कौन नहीं है, हम देखते हैं कंज्यूमर कौन नहीं है हमें, कि वो लोग जो कि है ना विदाउट अप्रूवल, बायर के विदाउट अप्रूवल कंज्यूमर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। लाइक दैट, मैंने खरीदा और मैंने रख दिया, अब मेरे सामान को रखे हुए को मेरा भाई यूज करता है बिना मेरी परमिशन के, तो वो भाई वो एक तरह से कंज्यूमर नहीं है। ठीक है। हम इसमें देखते हैं, और पर्सन अवेल द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, मतलब सर्विस मेरी है लेकिन है ना मेरी बिना परमिशन के सामने वाले ने किसी ने यूज कर लिया चुपचाप से, तो वो है ना हमारा कस्टमर नहीं है। मैं देखता हूँ, मतलब हम देखते हैं हु ऑब्टेन्ड सर्विस विदाउट एनी वैल्यू, कि भाई मेरे को तो फ्री फंड की सर्विस मिल गई, तो फ्री फंड का गुड्स मिल गया, लाइक दैट कि अपन है ना अपने किसी फूफा जी के यहाँ या फिर है ना किसी के यहाँ पर गए जिनकी खुद की दुकान है, वहां पर से हमने कुछ सामान ले लिया, फ्री में ले लिया, भाई कोई वैल्यू तो थोड़ी दी है। अब उसमें कोई डिफेक्ट आया, कुछ आया, तो है ना हम उन पे केस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि भाई हमारे तो है ही नहीं ना, हमने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है। तो इस तरह से हम कंज्यूमर नहीं है। हम देखते हैं हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी वैल्यू, ऐसे लोग जो कि है ना विदाउट एनी वैल्यू गुड्स को यूज करते हैं, मतलब गुड्स को खरीदते हैं। वो लोग जो कि है ना विदाउट वैल्यू गुड्स को खरीदते हैं और सर्विस को खरीदते हैं, वो भी इसमें है ना कंज्यूमर नहीं होते। हम देखते हैं कि वो लोग जो कि गुड्स को और सर्विस को खरीदते हैं सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए, तो वो भी हमारे कस्टमर्स नहीं होते। ठीक है ना, समझे आप कंज्यूमर और मतलब कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन नहीं होते, ये सारी चीज हम इसमें देखते हैं। एक मिनट। हम देख लें राइट्स के बारे में, कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं। कंज्यूमर के राइट्स होते हैं जैसे कि राइट टू सेफ्टी, उसको है ना सेव करने का। भाई साहब मतलब कि एकदम से ये हो जाए कि है ना कंज्यूमर को कोई है ना माल फंक्शनिंग की वजह से चोट आ जाए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो यार बचाना तो चाहिए ना। मतलब कंज्यूमर खुद को सेव करे, खुद भी भरोसा रखे कि है ना भाई करना है आराम से शांति से, ऐसा नहीं कि है ना हड़बड़ी में खुद भी सामान ले लो और खुद भी है ना बिगाड़ लो खुद की तबीयत को, कुछ ऐसा कर लो। हम देखते हैं राइट टू चॉइस, ये नहीं कि कोई भी है ना मार्केट में है ना फोर्स करेगा सेलर कि सर आप ये लो, नहीं आप ये बहुत अच्छी लगेगी, ये बहुत अच्छी लगेगी, मतलब जो मेरी मर्जी है ना मैं वही लूंगा, और सामने वाला सेलर मेरे को फोर्स नहीं कर सकता। ये चीज हम देखते हैं राइट टू चॉइस में। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मैं जो प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ उसके बारे में सारी बातचीत बता मेरे को, अगर तू नहीं बताएगा ना तो मैं तेरे प्रोडक्ट लूंगा ही नहीं। ये बात बताता है कि प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना आपका राइट है। यू हैव द राइट टू इन्फॉर्म, टू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हम देखते हैं राइट टू बी हियर्ड। अब भाई मतलब इतना करने के बाद भी है ना कुछ दिक्कत हो गई बाई चांस प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट है ना टूटा निकला है ना बिगड़ गया है प्रोडक्ट अपने आप ही, उसकी गारंटी या वारंटी पीरियड के खत्म होने से पहले पहले, तो हम क्या करेंगे, हमारी बात को सुनने वाला चाहिए, राइट टू हियर, हमारे पास आवाज का मतलब राइट है कि हम है ना जो बोलेंगे ना वो सुनना पड़ेगा सेलर को। देन आई हैव द वी हैव द राइट टू हियर। और हम देखते हैं राइट टू सीक रेड्रेसल। अब मेरे पास जो डिफेक्टिव गुड्स आ गया, भाई मेरा तो दिक्कत हो गई ना मेरी तरफ से, तो अब तू मेरे को वापस कर, मेरा जो अमाउंट बिगड़ा है इसमें, जो मैंने तेरे को अमाउंट दिया वो दे। इफ एनी इंजरी हुई मेरे को, कुछ ऐसी दिक्कत हुई मेरे को, तो उसका भी तू अमाउंट मुझे वापस दे। ये हम देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, देखो राइट टू एजुकेशन है ना, ये राइट टू एजुकेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन दोनों अलग है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन, बट राइट टू एजुकेशन है कि अपने इन पांचों राइट्स है ना उनके बारे में जानना राइट टू एजुकेशन में काउंट किया जाता है। ठीक है। अब राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, उसके बारे में अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी, खुद का बचाव रखना, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जानना पड़ताल करना कि है ना प्रोडक्ट सही है कि नहीं है,
राइट टू चूज, अपनी मन मर्जी से प्रोडक्ट को खरीदना, राइट टू बी हियर, अगर प्रोडक्ट गलत निकल आए तो है ना बातों को सुनाना कि है ना भाई हमारा प्रोडक्ट गलत निकल गया, राइट टू बी सीक रिड्रेसल, हमें वापस करो जो भी हमारा अमाउंट लगा, जो भी हमारा खर्चा बना, जो भी हमारी तबीयत बिगड़ी, जो भी हमें इंजरी हुई उसका, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हमें है ना ये सारे राइट्स के बारे में जानना चाहिए, हमें ये सारे राइट्स का पता होना चाहिए, ये हमारा एक और राइट है, ठीक है ना। ये सारी चीज हमने इसमें वो देखी। अब हम देखते हैं कंज्यूमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यार अगर हमें सिर्फ राइट्स राइट्स मिलेंगे तो एक तरह से हमें है ना थोड़े से ऐसे हो जाएंगे ना कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई खड़ा है पहले से ही, हमारे लिए तो वो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन खड़ा है, तो हमें है ना क्यों प्रॉब्लम ले, हम क्यों यूँ इतना ज़्यादा सोचें। तो इस चीज़ से है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में हमारे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनाई है कि भाई देख, अगर तेरे को राइट्स मिले हैं तो जिम्मेदारी के साथ साथ ताकत, मतलब ताकत के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अब तेने ताकत देख ली, तेने मजे ले लिए, अब तो है ना ताकत के संग संग एक ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मतलब झेल। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, भाई मैंने तेरे को राइट्स दिए हैं ना तो तू राइट्स का यूज कर, तू जिसने तेरे साथ गलत किया उस पर कंप्लेन कर, क्यों नहीं कर रहा, करना। फिर कॉशियस कंज्यूमर, मतलब सतर्क रहो खुद, ऐसे नहीं कि है ना शांत अपना तो है ना सामने वाले ने कुछ भी दे दिया और आपने कुछ भी ले लिया, उसके बाद आप रोते बैठो कि ना हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ। दिस इज नॉट फेयर। अपने माइंड को खुला रखो, सामने वाला जैसा कर रहा है वैसे करने की मत कहो, ये सावधान रहो, सतर्क रहो, खुद ध्यान रखो खुद का इस चीज में, ठीक है। हम देखते हैं फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। ये मत सोचो कि आपने 1 रुपए का आपको नुकसान हुआ है या 2 रुपए का नुकसान हुआ, बहुत कम हुआ है लेकिन हुआ तो है ना, तो सामने वाले को बिल्कुल मत छोड़ो, चाहे 1 रुपए का हो, उससे पर भी उस पर केस करो, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो क्योंकि अभी उसने आपके साथ है ना कुछ गलत किया है, आगे चल के वो किसी और के साथ करेगा, ऐसे एक एक करके वो तो कितने कितने लोगों का गलत कर देगा ना। तो इस चीज को समझो और है ना ट्राई करो कि है ना अवॉइड करो इस चीज को, कि उस पे है ना केस करो, और इस मेंटेलिटी को अवॉइड करो कि है ना कोई बात नहीं यार 1 रुपए से क्या जाता है, ठीक है ना। इस चीज को हम देखते हैं कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे कि भाई मैंने ये ज्वेलरी खरीदी है, मुझे इस पे है ना दो वो कौन सा मार्क होता है, हॉल मार्क दिखा, कहाँ है कैसे, नहीं है ना। अब एग्रीकल्चर का ये प्रोडक्ट खरीदा है, इस पे एग मार्क कहाँ पे है, हमें दिखा भाई। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर को कि हमें जो सामान खरीद रहे हैं वो क्वालिटी वाला हो। हम देखते हैं डू नॉट बी कैरिड अवे बाई एडवर्टाइजमेंट, ये नहीं कि है ना सामने से अमिताभ बच्चन जी आए, अमिताभ बच्चन जी ने कहा हाँ जी हम खाते हैं ये, और ये खाने के बाद हमारी बढ़ गई ऊंचाई, तो इस ऊंचाई की वजह से आप भी ये सोचो कि हमारी भी ऊंचाई बढ़ेगी। भाई अमिताभ जी कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ी कह रहे होंगे, अमिताभ जी लेनी चाहिए और उनके कहने से ही है ना आप ले लो ना, खुद का भी दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, और है ना उसके बाद उस सामान पे जाओ, तब जाके आपकी मेंटेलिटी का एक है ना दृष्टिकोण दिखेगा कि आप समझदार हो। अदरवाइज आपको मूर्ख माना जाएगा क्योंकि आप क्या हुए, आप है ना अमिताभ जी के पीछे पीछे चल दिए, बच के रहो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, भाई सामने वाला आपको है ना ये कहता है कि है ना भैया आपने ये सामान खरीदा है 10,000 का है, अगर आप है ना अगर बिल चाहोगे ना आपको हम बिल दें तो आपको 1,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 1,000 और एक्स्ट्रा का तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि 11,000 हो गया। तो उस चीज में आप अवॉइड करोगे, आप क्या सोचोगे कि यार कोई बात नहीं बिल ना लें, लेकिन क्या पता अगर वो है ना चीज खराब निकल जाए जल्दी से, तो उसको है ना रीचेक करना, उसको है ना बदलना, ये सही चीज है। अगर सामने वाला सेलर ना करे तब क्या करोगे भाई, तब तो अटक जाओगे ना। तो इसलिए इंसिस्ट करो, कैश मेमो लेना जरूरी है, बिल लेना जरूरी है, जिससे कि आप कंप्लेन करा सको। अगर आपके पास मेमो मतलब कैश मेमो नहीं होगा, आपके पास बिल नहीं होगा ना प्रोडक्ट का या सर्विस का, तो आप बिल्कुल भी है ना स्यू नहीं करा सकते, केस नहीं करा सकते बिहाफ ऑफ द मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ हिज और हिम, समझे ना। खुद के बिहाफ पे आप केस नहीं करा सकते इस चीज में। हम देखते हैं रेस्पेक्ट द एनवायरमेंट, भाई ऐसे सामान खरीदो जो कि रेस्पेक्ट करते हो एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना करें, एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करें, एनवायरमेंट का ख्याल रखें, ये सोच के काम करें कि एनवायरमेंट में भी है ना ऐसे एनवायरमेंट को हानि ना हो। इन चीजों पर हमने देख लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटीज देख ली। अब हम देखते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर, मैंने ये आपको एक छोटी सी मतलब डिटेल में दिखा रखी है इसमें,
तो आप ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कैश मेमो, क्वालिटी कॉन्शियस, एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागो, इस तरह की चीज हमने इसमें देखी। अब हम देखते हैं कंज्यूमर स्यूट थ्री टायर कमीशन। कंज्यूमर जो है ना हमारा, वो थ्री टायर कमीशन पे केस कर सकता है, लाइक दैट कि है ना अब हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे केस करेंगे, हमारे लिए कोई तो केस करेगा, तो वो कोई ना कोई केस तो करेगा, लेकिन कहाँ पे करेगा, कहाँ पे करेगा, वो करेगा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कैसे कि आपका ये मानो आपके साथ एक 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की कोई है ना घोटाला हुआ है, कुछ है ना माल फंक्शनिंग हुई है, कुछ करप्शन हुआ है, तो उस चीज में है ना आपके बिहाफ में है ना केस किया जाएगा, जो कि होगा डायरेक्ट कमीशन में। और इसमें है ना जो डायरेक्ट कमीशन में है ना, इस केस में मेन जज जो होंगे वो होंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन, जो कि है ना आपके उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होंगे, चाहे वो रिटायर्ड जज हों या फिर है ना वर्किंग जज हों, उनमें से कोई भी हो सकता है, वो इसमें प्रेसिडेंट बनेंगे। और इनके साथ साथ 2 अदर मेंबर्स भी उनके साथ होंगे, जो कि डिसीजन सुनाएंगे इसके बिहाफ में। अब इसमें क्या है ना कंडीशन ये है कि कमीशन, मतलब जो डायरेक्ट कमीशन है उसमें है ना केस ऐसा आएगा जो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कोई घोटाला किया गया है, उसके बाद उसका कोई केस इसमें आएगा डायरेक्ट कमीशन में, ठीक है ना। सेकंड आता है हमारा स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन है ना बड़ा हो गया, तो स्टेट कमीशन में भी है ना यही होगा, प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स होंगे, और ये है ना प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। अब स्टेट कमीशन में जब देखते हैं तो स्टेट कमीशन की जो वर्थ है, वैल्यू जो है, वो है 1 करोड़ रुपए से, 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की, ठीक है ना। इस तरह की वैल्यू, अगर कोई घोटाला आपके साथ होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, तो आप कहाँ पे जाएंगे, स्टेट कमीशन में जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और अच्छी है, इसमें एक चीज ये अच्छी है कि है ना जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप जैसे कि गए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है ना, तो वहां पे जाके आप अगर जो प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स का जो डिसीजन निकला उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो सेटिस्फाई ना होने की वजह से आप कहोगे कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो अंडर 45 डेज जब डिसीजन आ जाता है उसके बाद 45 दिन के अंदर अंदर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो, ठीक है ना। स्टेट कमीशन में आप गए, स्टेट कमीशन में भी अगर है ना आपको है ना अच्छा नहीं लगा, अब बाई चांस ये मानो स्टेट कमीशन में अच्छा नहीं लगा, तो 30 दिन बाद आप है ना नेशनल कमीशन में जा सकते हो। अब स्टेट कमीशन में है ना 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की वर्थ होनी चाहिए, जो कि है ना गुड्स और सर्विस की हो, तब जाके आप स्टेट कमीशन में जाओगे। लेकिन बाई चांस आपको है ना स्टेट कमीशन के जो प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर का डिसीजन है वो अच्छा नहीं लगा, वो आपको सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप क्या करोगे, आप 30 दिन के अंदर अंदर फिर आप नेशनल कमीशन में जाओगे। नेशनल कमीशन में आप गए, अब नेशनल कमीशन का क्या है, नेशनल कमीशन में अबव 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा की अगर कोई वैल्यू होगी ना, तो वो नया नया केस इसमें आएगा। लेकिन स्टेट कमीशन से कोई सेटिस्फाई नहीं है ना, तो वो भी नेशनल कमीशन में आ सकता है। नाउ तो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन में होता क्या है, इसमें भी वही एक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन 4 इसमें अदर मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक तो वुमेन होना जरूरी है, एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। अब एक वुमेन हो गई, 3 अदर मेंबर्स हो गए, एक प्रेसिडेंट हो गया। इनमें ये सब लोग है ना जज करेंगे कि है ना क्या हुआ है, कौन गिल्टी है इसमें। अगर ये मान के चलिए कि नेशनल कमीशन में है ना जो सबसे पहले आया है, जो जिसके साथ है ना अबव 10 करोड़ का, जिसने कुछ घोटाला सहन किया है, जिसने है ना कुछ दिक्कतें देखी हैं, जो कि उसके साथ माल फंक्शनिंग हुआ है, जो कि 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो उस वक्त है ना ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा नेशनल कमीशन में। अगर उसे है ना नेशनल कमीशन का जो डिसीजन है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो स्टेट कमीशन से आया है नेशनल कमीशन में, तो वो है ना नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में, उसे नेशनल कमीशन की बात से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ये चीज हम देखते हैं कंज्यूमर स्यूट थ्री टायर कमीशन में। अब ये सब हो गई। अब जैसे कि है ना जज ने आपके बिहाफ में आपके अच्छे में फैसला दिया, ठीक है, इन प्रेसिडेंट और टू टू अदर मेंबर्स और 4 अदर मेंबर्स ने आपके पक्ष में फैसला दिया है, तो आपको रेमेडीज क्या मिलेंगी, रेमेडीज आपको मिलेंगी रिफंड, आपने जो प्रोडक्ट के लिए पैसा दिया था उसका रिफंड आपको मिल जाएगा। कंपेंसेशन, अगर आपको कोई इंजरी हो गई, फिजिकल इंजरी या फिर मेंटल इंजरी, तो उसके भी उसको लेकर भी आपको पैसा दिया जाएगा उसका। अब विड्रॉल हजार्डस गुड्स, जो कि है ना गुड्स, ये घटिया गुड्स आपको जो मार्केट में दिख रहा है ना, तो वो मार्केट से वापस से ले लिया जाएगा, ठीक है ना, वापस हटवा दिया जाएगा वो मार्केट से।
डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस, कसम खिलाई जाएगी कि है ना अब तू ऐसी काम नहीं करेगा, अब की बात तूने है ना ये ऐसे धंधे किए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिससे कि है ना कंज्यूमर को दिक्कत हो रही है, तो तेरे को पनिशमेंट अच्छी वाली मिलेगी। ठीक है। एडिक्वेट टू ग्रीव्ड पार्टी, भाई पार्टी ने है ना केस किया है, केस करने में उसकी चप्पलें घिसी हैं, तो सारी चप्पलों का हिसाब किताब भी तो करना पड़ेगा ना, है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ों भी देखो, ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे कौन, रेमेडीज में हम देखेंगे। रिमूवल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर उसने उस प्रोडक्ट के लिए है ना कई सारे एडवर्टाइजमेंट कराए होंगे, और वो एडवर्टाइजमेंट तो भाई प्रोडक्ट ही जब घटिया है तो है ना एडवर्टाइजमेंट तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो एडवर्टाइजमेंट डिलीट कराओ, निकलवाओ, अब एडवर्टाइजमेंट नहीं आने चाहिए। यहाँ तक कि हमने चीज़ें देखी। अब रिलीफ एवेल टू कंज्यूमर रेमेडीज, ये वही है जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई, आप चेक कर लीजिएगा। फिर सम इम्पोर्टेंट मार्क्स, कुछ ऐसे मार्क्स हैं जो कि हमें देखना जरूरी होता है, जिसकी वजह से हम है ना मान सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट जो हमारे पास है इट इज़ अ गुड एंड सेफ प्रोडक्ट एंड वी कैन यूज इट बिकॉज इट इज़ सेफ। तो हम इस तरह से हम मानते हैं और इस तरह से हम है ना प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो मार्क्स होते हैं जो कि स्पेशल होते हैं, जो कि है ना जानना हमें जरूरी है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ISI मार्क, ठीक है ना। ISI मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। एग मार्क जो कि एग्रीकल्चर आइटम्स में होता है, जो कि है ना हमें फार्म वगैरह में मिलती है, उसमें होता है एग मार्क। होल मार्क जो कि ज्वेलरी में गोल्ड में होता है, होल मार्क। बुल मार्क जो कि वुडन क्लॉथ्स में होता है, तो प्योर बुल, प्योर बुल, बुल मार्क, ठीक है ना। इको मार्क जो कि है ना एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए बनाया जाता है ना, जो एनवायरमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उस पे लगाया जाता है, उसे कहते हैं इको मार्क। ये कुछ हमारे मार्क्स है जो कि आपको जानना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा एक तरह से कंपलसरी है आपको जानना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं सम फेमस ऑर्गेनाइजेशन। सम फेमस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी आती हैं, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, दिल्ली के जो कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल है ना वो एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर केस करती है सेलर पे। हम देखते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बॉयज, ये भी एक नई, ये भी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। कंज्यूमर एसोसिएशन जो कोलकाता में, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया एंड मुंबई ग्राहक पंचायत, देखो ऑर्गेनाइजेशंस तो कई हैं, लेकिन ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ना दीज आर द फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट एट दैट टाइम, सो they are good, they are kept some goodwill and famous their name in the market। अब किस तरह से कि इन्होंने है ना कई सारे केस सॉल्व किए, कई सारे लोगों को है ना कई सारे लोगों को अच्छा ऐसे फील कराया कि है ना उनके हक के लिए भी कोई खड़ा है, इस तरह की फीलिंग दी है उन लोगों को। ये हमारे फिर लास्ट हम देखते हैं रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस। अब जैसे कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे एनजीओस है, जैसे कि हमने इन 5 की बात करी, तो इनके रोल्स क्या हैं, इनका काम क्या है। इनका काम कुछ ऐसा है कि कंज्यूमर को एजुकेट करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनके लिए सेमिनार करो, उनके लिए वर्कशॉप्स खोलो कि भाई साहब आपकी ये राइट्स है, समझो इनको, नहीं आपके साथ गलत चीज हो जाएगी, माल प्रैक्टिस हो जाएगी आपके साथ। ठीक है। हम देखते हैं पब्लिक पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस। पब्लिक है ना जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना टाइम नहीं दे पाए ना, उनके लिए पीरियोडिकल्स निकालो, जैसे कि हर हफ्ते में ऐसे संडे संडे है ना कोई मैगजीन निकाल दी, कुछ निकाल दिया, पब्लिकेशंस निकाल दी, कोई न्यूज़पेपर में छाप दिया कुछ, तो ऐसी चीज करो। सेंड गुड्स टू लेबोरेटरीज, मतलब अगर कोई गुड्स के बारे में केस आया तो उस गुड्स को है ना लेबोरेटरी में सेंड करो, जिससे कि उस पे चेक कर सके कि क्या ये सच है, जो बात उठाई गई है इस गुड्स के ऊपर ये क्या सच है, अगर है तो है ना उस पर केस करो। हम देखते हैं एनकरेज कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, कंज्यूमर से कहो अरे 1 रुपया तो क्या हुआ है, तो तेरी जेब से तेरी मेहनत का, तो है ना तू कंज्यूमर मान मेरी बात और प्रोटेस्ट कर, और स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर, और है ना इस पे केस करने के लिए हमारी मदद कर। हम और फिर हम देखते हैं प्रोवाइड प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट, कि है ना अब कंज्यूमर, अगर मैं जैसे कि कंज्यूमर हूँ, मेरे को कितना पता है, मेरे को थोड़ी बहुत बात पता है, लेकिन मैं है ना कहीं पे जाके ऐसे केस तो ऐसे ही कर नहीं सकता, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं इन जगह पर ही जाऊँगा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये एनजीओ है, इनके यहाँ पे जाऊँगा और इनसे है ना लीगल एडवाइस लूंगा, जिससे की वजह से मैं केस कर सकूँ आगे चल के। कंप्लेनिंग इन कंज्यूमर कोर्ट बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, ये कंज्यूमर कोर्ट में है ना बिहाफ ऑफ कंज्यूमर कंप्लेन करते हैं, स्यू करते हैं, जिससे कि है ना मार्केट में है ना जो कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है उसके बिहाफ में ये केस करते हैं सेलर के ऊपर।
हम देखते हैं हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल। मान के चलो इंडिविजुअल के लिए तो केस करते ही करते हैं, लेकिन है ना कोई सेलर है ना बहुत सारे लोगों का एक साथ में है ना ग्रुप लोगों का ऐसे गलत कर रहा है, माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो उस वक्त में है ना जो ये एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से ये है ना उन सब लोगों के लिए स्यू कर सकते हैं। इससे है ना केस स्ट्रांग होता है, क्योंकि फाइल्स दिखती है ना कई सारी, तो उन फाइल्स को है ना एक साथ में दिखा करके केस करा जा सकता है और स्ट्रॉन्ग केस बनता है ये। सेइंग कस्टमर टू आस्क क्वालिटी, कस्टमर से कंज्यूमर से कहो कि भाई आप पूछो सेलर से कि है ना तेरी इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, हमें आईएसआई मार्क दिखा, हमें बुल मार्क दिखा, हमें एग मार्क दिखा। नहीं दिखा सकता तो तेरा ये प्रोडक्ट एक तरह से घटिया प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इस पे क्यों भरोसा करें जब इस पे ये सारे मार्क्स ही नहीं है जो कि है ना गवर्नमेंट इशू करती है, जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इशू करती हैं, जिससे उनकी क्वालिटी का पता चले। ये सारी चीज़ हम देखते हैं इसमें। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, रिवीजन हमारा हो चुका है खत्म। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में भी बताइएगा कैसा लगा आपको। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।